नमस्कार फ्रेंड्स, एग्ज़ाम व्यूअर्स चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जेपीएससी के पिछले कई एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। साथ ही साथ देखेंगे हम लोग जेएसएससी में भी पूछे गए हैं। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोग को बताने जा रहे हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन का मैं पूरी तरह से डिस्क्राइब करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, आज का आपका पहला क्वेश्चन है छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन क्या है, छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है, ए 1915, बी 1994, सी 1947, डी 1920। चलिए आपको कमेंट करके बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। छोटा नागपुर उन्नति समाज का जो स्थापना किया गया था वो कब किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1915 ईस्वी में। सन 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो जुएल लकड़ा के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, उन्नति समाज का स्थापना जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो जुएल लकड़ा के द्वारा किया गया था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? जुएल लकड़ा का जन्म कहाँ हुआ था? तो रांची मुरगू गांव में। कहाँ हुआ था? रांची के मुरगू गांव में एक उरांव परिवार में हुआ था इनका जन्म। इन्होंने यंग छोटा नागपुर टीम के नाम से हॉकी तथा फुटबॉल टीम का भी गठन किया था। जुएल लकड़ा जो हैं यंग छोटा नागपुर टीम के नाम से हॉकी तथा फुटबॉल टीम का भी इन्होंने गठन किया था। चलिए इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। झारखंड के नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट कौन थी? क्वेश्चन है आपके सामने, झारखंड के वह कौन सी महिला है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट जो झारखंड के प्रथम महिला हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ दिया हुआ है, आश्रिता लकड़ा, बी विजय नीलमणि खलखो, सी प्रेमलता अग्रवाल, डी दीपसेन गुप्ता। चलिए कमेंट करके आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विजय नीलमणि खलखो। विजय नीलमणि खलखो जो हैं वो झारखंड के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट थी, विजय नीलमणि खलखो। अब जानेंगे हम लोग सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ, आश्रिता लकड़ा। आश्रिता लकड़ा ए जो हैं वो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर हैं। आश्रिता लकड़ा कौन थी? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर हैं आश्रिता लकड़ा। उसके बाद देखेंगे प्रेमलता अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी प्रेमलता अग्रवाल का संबंध। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला हैं प्रेमलता अग्रवाल, है ना। एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला हैं प्रेमलता अग्रवाल। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी देखेंगे दीपसेन गुप्ता। दीपसेन गुप्ता के बारे में बात करते हैं तो झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी, झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो विश्व विजेता बनी थी, दीपसेन गुप्ता। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, वर्ष 2007 में, वर्ष 2007 में भारत के राष्ट्रपति के आदेशानुसार, है ना, झारखंड राज्य में निम्न क्षेत्रों को भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया? कब? वर्ष 2007 में भारत के राष्ट्रपति के आदेशानुसार झारखंड राज्य के निम्न क्षेत्रों को भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 8वीं, बी 7वीं, सी 5वीं और डी 10वीं। आपको बताना है
इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए, फटाफट बताइए आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? ए 8वीं, बी 7वीं, सी 5वीं, डी 10वीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 5वीं अनुसूची में क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था, है ना। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए क्या है? 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची के बारे में जान लेंगे। तो 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है, भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। कितने? 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को, है ना, 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। शुरुआत में 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। कितना? सबसे पहले देखेंगे 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी और सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत जोड़ा गया और साथ ही कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 71वां संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन? 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1992 में जोड़ा गया। उसके बाद देखेंगे कि बोडो, डोगरी, है ना, मैथिली, संथाली को, है ना, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वां संविधान संशोधन, कितना हुआ? 92वां संविधान संशोधन के तहत, है ना, इस अधिनियम को के तहत 2003 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2003 में जोड़ा गया। इसको देख लिए हम लोग। चलिए इसके बाद देखेंगे 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची क्या है? तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कितना सूची है? 3 सूची, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, है ना। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो गया 10वीं सूची, 10वीं, है ना। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून, जिसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है ना, वर्ष 1985 में। कब? वर्ष 1985 में, यानी 1985 ईस्वी में। कब? 1985 ईस्वी में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। किसके संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था? 1985 ईस्वी में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। चलिए इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है, प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कब झारखंड राज्य के गठन की जांच हेतु 24 सदस्यीय समिति को भेजा था? प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जो हैं वो कब, बताना है कि कब जो है सो झारखंड राज्य के गठन की जो जांच हेतु 24 सदस्यीय समिति को भेजा गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए दिया हुआ है 1988, बी 1989, सी 1990 और डी 1999, ठीक है, यानी 1988, बी 1989, सी 1990, डी क्या है? 1991। चलिए कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा 1989। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जो हैं वो सन 1989 ईस्वी में झारखंड राज्य के गठन की जांच के लिए 24 सदस्यीय समिति को भेजा गया था। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है, राज्य में जननी सुरक्षा योजना क्या है? राज्य में, झारखंड राज्य में जननी सुरक्षा योजना का जो शुरुआत किया गया था वो कब से किया गया था? चलिए आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1 जनवरी 2005, बी 12 अप्रैल 2005, सी 15 अगस्त 2005, डी 2 अक्टूबर 2005। चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग। अगर इस लिंक को अगर आप लोग शेयर नहीं किए हैं तो चलिए फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, है ना।
तो क्वेश्चन क्या था, राज्य में जननी सुरक्षा योजना का जो शुरुआत किया गया था, कब किया गया था? 1 जनवरी 2005, बी 12 अप्रैल 2005, सी 15 अगस्त 2005 और डी क्या है 2 अक्टूबर 2005। चलिए कमेंट करके बताइए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 अप्रैल 2005 को झारखंड राज्य में जननी सुरक्षा योजना का शुरुआत किया गया था। जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम है और यह योजना जो है सो गरीब गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृत्व एवं नवजात मृत्यु दर को घटाने के उद्देश्य से यह जननी सुरक्षा योजना का शुरुआत किया गया। इसके बाद का प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है? आपको बताना है इनमें से कौन सा, ठीक है, जलप्रपात है जो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। यहाँ पे 10वां जलप्रपात है, ठीक है। तो निम्न में से 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इस 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि वह कौन सा जलप्रपात है जो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। पहला 10वां जलप्रपात, बी हुंडरू, सी कांति और डी है शुक्लद्री जलप्रपात, है ना। तो कमेंट करके आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात स्थित है। कौन सा? हुंडरू जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? तो रांची जिला में है। किस जिला में पड़ता है हुंडरू जलप्रपात? तो रांची जिला में पड़ता है ना। इसकी ऊंचाई देखेंगे तो 98 मीटर, 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितना? 98 मीटर। अगर फीट की बात करते हैं तो 322 फीट। कितना हो जाएगा? 322 फीट। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? रांची में स्थित है। इसकी ऊंचाई देखेंगे मीटर में, अगर आपसे पूछा जाएगा तो 98 मीटर बोलेंगे। अगर यही फीट में पूछा जाएगा, दोनों ऑप्शन दे दिया जाए, कहीं कहीं अलग अलग देता है, कहीं मीटर में देता है, कहीं फीट में देता है। अगर मीटर में आपसे पूछा जाए कि हुंडरू फॉल की ऊंचाई कितना है तो 98 मीटर होगा। अगर वही आपसे पूछा जाए कि फीट में इसका ऊंचाई कितना होगा तो 322 फीट होगा, ठीक है। यह भारत का 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात जो है सो भारत में, झारखंड का हुंडरू जलप्रपात जो है सो 34वां सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसके बाद देखेंगे दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात के बारे में जानेंगे हम लोग। तो यह भी रांची जिला में स्थित है। दसम जलप्रपात जो है सो किस जिला में स्थित है? तो रांची जिला में स्थित है। इसकी ऊंचाई देखेंगे तो इसकी ऊंचाई कितना है बताइए आप लोग। इसकी ऊंचाई है 144 फीट। कितना है? 144 फीट दसम जलप्रपात की ऊंचाई है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कांति जलप्रपात। तो कांति जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो कांति जलप्रपात लातेहार जिला में स्थित है। किस जिले में स्थित है? लातेहार जिला में कांति जलप्रपात स्थित है ना। उसके बाद देखेंगे क्या है? ऑप्शन नंबर डी शुक्लद्री जलप्रपात। शुक्लद्री जलप्रपात के भी बारे में हम लोग जानेंगे। तो शुक्लद्री जलप्रपात जो है सो कनहर नदी पे स्थित है। कौन नदी पे स्थित है? कनहर नदी पे स्थित है। शुक्लद्री जलप्रपात कनहर नदी पे स्थित है और यह जलप्रपात कर्पूरी ठाकुर पर्यटक स्थल के नाम से भी जाना जाता है। शुक्लद्री जलप्रपात जो है सो कर्पूरी, है ना, कर्पूरी ठाकुर पर्यटक स्थल के नाम से भी जाना जाता है शुक्लद्री जलप्रपात। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु में झारखंड का औसत तापमान, ठीक है, कितना तक हो जाता है? यानी जब गर्मी आता है तो जो झारखंड का औसत तापमान है वो कितना से लेकर कितना तक बढ़ जाता है, आपको यही बताना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ दिया हुआ है 29 से 45 सेंटीग्रेड, बी दिया हुआ है यहाँ 30 से 50 सेंटीग्रेड, सी दिया हुआ है 40 से 49 सेंटीग्रेड, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके आप लोग फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ग्रीष्म ऋतु में झारखंड का औसत तापमान जो है सो कितना से कितना तक हो जाता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए भी दिया हुआ है यहाँ पे, बी सी डी। तो चलिए कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी 29 से 45 सेंटीग्रेड, ठीक है। कहीं कहीं आपको दिया जाएगा 40 सेंटीग्रेड तक,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे 29 से लेकर 45 सेंटीग्रेड तक ग्रीष्म ऋतु में इसका औसत तापमान सबसे अधिकतम जाता है। कितना? 29 से 45 सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ग्रीष्म ऋतु कब से किस माह से किस माह के बीच में होता है? तो 15 मार्च से 15 जून तक। 15 मार्च से 15 जून के बीच में ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। 15 मार्च से 15 जून तक ग्रीष्म ऋतु रहती है। इस उच्च तापमान के कारण सूर्य का उत्तरायण होना, दिन की लंबाई बढ़ती और सूर्य ताप के बढ़ते जाना होता है, ठीक है। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में मई महीना सबसे गर्म होता है। मार्च से जून के बीच में मई आता है, जो कि मई महीना सबसे अधिक गर्म होता है। और मई माह में राज्य का जो तापमान होता है अधिकतम 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी अधिक हो जाता है। अभी बताए ना यहाँ पे कि 40 डिग्री आपको दिया हुआ रहता है, लेकिन कहीं कहीं आपको ये भी दर्शाया जाता है कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। तो मई माह में राज्य का जो तापमान है अधिकतम कितना होता है? 40 डिग्री सेल्सियस या इस सेंटीग्रेड या इससे भी अधिक पहुंच जाता है मई माह में, है ना। चलिए, इसके बाद का प्रश्न देखते हैं। झारखंड की पुनपुन नदी की कुल लंबाई आपको बताना है। झारखंड राज्य की पुनपुन नदी की जो कुल लंबाई है कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 780 किलोमीटर, बी 200 किलोमीटर, सी 260 किलोमीटर, डी 290 किलोमीटर। चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग कि झारखंड की पुनपुन नदी की कुल लंबाई जो है वो कितना है। तो आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी 200 किलोमीटर। झारखंड राज्य की पुनपुन नदी की लंबाई कितना है? तो 200 किलोमीटर है। यहाँ पे ये भी देखेंगे पुनपुन नदी, तो पुनपुन नदी का उद्गम स्थान बताना है आपको, तो पलामू, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड राज्य की जो पुनपुन नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो पलामू है। सहायक नदी दारधा और मोरहर, ठीक है, दारधा और मोरहर। ठीक है, दारधा और मोहर क्या है? पुनपुन नदी की सहायक नदी है दारधा एवं मोरहर। अपवा क्षेत्र चतरा, औरंगाबाद, गया, पटना। पुनपुन नदी की अगर आपको अपवा क्षेत्र पूछा जाए कि अपवा क्षेत्र इसका क्या है, चतरा, औरंगाबाद, गया, पटना। पुनपुन नदी को हम लोग कीकट नदी भी कहा जाता है। पुनपुन नदी को क्या कहा जाता है? कीकट नदी भी कहा जाता है। कीकट नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं पुनपुन नदी को, है ना। इसे कहीं कहीं बामगदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बामगदी। पुनपुन नदी को कहीं कहीं किसी जगह पे बामगदी के नाम से भी पुकारा जाता है, बोला जाता है। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखते हैं। डिमना झील झारखंड के किस जिले में स्थित है? डिमना झील, है ना। आपको क्वेश्चन पूछा गया है, जेएसएससी में कई बार पूछा गया है कि डिमना झील जो है सो झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए दिया हुआ है हजारीबाग, बी रांची, सी गढ़वा, डी जमशेदपुर। बताइए आप लोग कमेंट करके। डिमना झील झारखंड के किस जिले में स्थित है? आपको बताना है कि डिमना झील झारखंड के किस जिले में स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, है ना, गढ़वा जिले में। कौन सा जिले में? गढ़वा जिले में। डिमना झील झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो गढ़वा जिले में स्थित है। डिमना झील जमशेदपुर से डिमना झील झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो जमशेदपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे? जमशेदपुर जिले में स्थित है। और डिमना झील जो है सो जमशेदपुर से 7 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। यह झील नौका विहार के लिए बहुत ही आकर्षित करता है। किसके लिए? नौका विहार के लिए यह झील जो है सो बहुत ही आकर्षित करता है। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखेंगे हम लोग। इसके बाद का प्रश्न है, नीलांबर पीतांबर भाइयों, दोनों भाई थे, तो नीलांबर पीतांबर भाइयों ने
किन जनजातियों को, यहाँ पे क्वेश्चन है कि नीलांबर पीतांबर भाइयों ने किन जनजातियों को इकट्ठा कर 1857 का विद्रोह किया था। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें नीलांबर पीतांबर जो दोनों भाई थे वो किनके सहयोग से, किन जनजातियों के सहयोग से इकट्ठा करके इन्होंने 1817 का विद्रोह किया था। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यहाँ पे, संथाल एवं बिरहोर, बी चेरो एवं संथाल, सी चेरो एवं खरवार, डी घटवाल एवं बिरहोर। आपको कमेंट करके बताना है इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चेरो एवं खरवार। ठीक है, नीलांबर पीतांबर दोनों भाइयों ने चेरो एवं खरवार जनजातियों को इकट्ठा करके 1857 का विद्रोह किया था। नीलांबर पीतांबर भाइयों ने पलामू पर 1857 का विद्रोह का नेतृत्व भी किया था और साथ ही नीलांबर पीतांबर को लेस्लीगंज में फांसी दी गई थी। कहाँ दी गई थी? लेस्लीगंज में इनको फांसी दी गई थी। और नीलांबर पीतांबर गढ़वा जिले के चेमोसनिया गांव, कहाँ पे? चेमोसनिया है ना, चेमोसनिया गांव में खरवार की उपजाति भोक्ता जाति में हुआ था। नीलांबर पीतांबर गढ़वा जिले के चेमोसनिया गांव में खरवार की उपजाति भोक्ता जाति में इनका जन्म हुआ था। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है रानी सर्वेश्वरी कहाँ की रानी थी। आपको बताना है कि रानी सर्वेश्वरी जो है वो कहाँ की रानी थी। तो ए महेशपुर, बी रामपुरी, सी जमशेदपुर, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए कि रानी सर्वेश्वरी जो थी वो कहाँ की रानी थी। इसका सही जवाब देखेंगे ऑप्शन नंबर ए महेशपुर। रानी सर्वेश्वरी महेशपुर की रानी थी। रानी सर्वेश्वरी ने पहाड़िया सरदारों के सहयोग से कंपनी शासन के विरुद्ध 1781 से 82 में 1781 से 82 ईस्वी में है ना विद्रोह किया। रानी सर्वेश्वरी जो हैं वो पहाड़िया सरदारों के सहयोग से कंपनी शासन के विरुद्ध सन 1781 से 82 ईस्वी में इन्होंने विद्रोह किया। यह विद्रोह इनकी जमीन को दामिनी एक कोह बनाए जाने के विरोध में था, लेकिन इन्हें इसमें सफलता जो है सो नहीं मिल पाई और रानी सर्वेश्वरी अपनी ज़िंदगी की आखिरी दिन भागलपुर जेल में बिताया। कहाँ पे? रानी सर्वेश्वरी जो थी अपनी ज़िंदगी जो है सो भागलपुर जेल में बिताया और वहीं पे 6 मई, कब? 6 मई 1807 ईस्वी में। कब? 6 मई 1807 ईस्वी में। 6 मई 1807 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, है ना। इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है निम्न में से किस पर्व को अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। आपको बताना है इनमें से वह कौन सा पर्व है जो अक्षय तृतीया को हम लोग मनाते हैं या मनाया जाता है। आपको बताना है ए सरहुल, बी बापर्व, सी मंडा, डी कर्मा पूजा। 4 पूजा दिया हुआ है, इनमें से वह कौन सा पूजा है जो अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। चलिए कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मंडा पर्व। मंडा पर्व जो है सो अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे, याद रखेंगे। तो मंडा पर्व जो है सो अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। यह पर्व अक्षय तृतीया के वैशाख माह में आरंभ होता है। कब होता है? वैशाख माह में आरंभ होता है। इसमें महादेव शिव की पूजा मंडा में होती है। किसकी? महादेव शिव की पूजा जो है मंडा पर्व में पूजा जाता है। यह त्यौहार सदान और आदिवासी दोनों में सामान्य रूप से प्रचलित है। किस किस में? सदान में और आदिवासी में, दोनों में सामान्य रूप से प्रचलित है। इस पर्व में शिव की आराधना की जाती है। मंडा पर्व में शिव की आराधना की जाती है। चलिए इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न क्या है? जादूगोड़ा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा किस खनिज के उत्खनन के लिए सबसे प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है।
ए है थोरियम, बी यूरेनियम, सी एल्युमिनियम, डी लोहा। चलिए कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जादूगोड़ा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए थोरियम, बी यूरेनियम, सी एल्युमिनियम और डी क्या है? लोहा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम। जादूगोड़ा यूरेनियम खनिज के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है, उत्खनन के लिए सबसे प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो यूरेनियम के लिए, है ना। अगर यहाँ बात करते यूरेनियम का, तो झारखंड में आणविक खनिजों में सबसे भंडार यूरेनियम का है। अगर यूरेनियम की बात करते हैं हम लोग, तो झारखंड में आणविक खनिजों में सबसे भंडार जो है वो किसका है? यूरेनियम का है। यह धारवाड़ तथा आर्कियन युग के चट्टानों से निकाला जाता है। धारवाड़ और आर्कियन युग की चट्टान कहाँ? सिंहभूम जिले में पाया जाता है। तो यहाँ से धारवाड़ तथा आर्कियन युग के चट्टानों से निकाला जाता है। जादूगोड़ा की खान यूरेनियम की प्रमुख उत्पाद खान है, जादूगोड़ा की खान। ठीक है, उसके बाद करते हैं ऑप्शन नंबर ए थोरियम। अगर थोरियम की बात करते हैं, यह रांची पठार, कहाँ पे? रांची पठार और धनबाद जिले के क्षेत्रों में पाया जाता है। रांची पठार और धनबाद के जिलों में पाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण आणविक खनिज है जिसका झारखंड के क्षेत्रों में 2 लाख टन भंडार सुरक्षित है। कितना? 2 लाख टन 2 लाख टन भंडार सुरक्षित है इसमें। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम। अगर एल्युमिनियम की बात करते हैं हम लोग, तो एल्युमिनियम को 20वीं सदी, ठीक है, 20वीं सदी की धातु कहा जाता है। एल्युमिनियम को 20वीं सदी की धातु कहा जाता है। चलिए इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है, मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? है ना, मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे गाजीपुर, बी कुकरा, सी असुर, डी गोंड। आपको कमेंट करके बताना है मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कुकरा। क्या होगा? कुकरा, है ना। मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को कुकरा कहा जाता था, है ना। मुगल काल में झारखंड को कुकरा या खुखरा के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? कुकरा और खुखरा के नाम से भी जाना जाता था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा, जहांगीर की एक आत्मकथा थी जिसका नाम था तुजुक ए जहांगीर। इसमें झारखंड को खोखरा कहा गया, खोखरा का जिक्र किया गया। जहांगीर की अपनी आत्मकथा था तुजुक ए जहांगीर, जिसमें झारखंड को खोखरा के नाम से पुकारा गया। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है घोटुल। क्या है? गोटुल या घोटुल नामक जनजाति युवागिरी का संबंध किस जनजाति से है? ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन क्या है? गोटुल या घोटुल नामक जनजाति युवागिरी, ठीक है, युवागिरी का संबंध किस जनजाति से है? ऑप्शन नंबर ए मुंडा, बी कोरा, सी असुर, डी गोंड। आपको कमेंट करके बताना है कि गोटुल या घोटुल नामक जनजाति युवागिरी का जो संबंध है वो किस जनजाति से है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी गोंड। किस जनजाति से है? गोंड जनजाति से है ना। तो गोंड घोटुल या गोटुल नामक जनजाति युवागिरी का गोंड जनजाति से है। उसके बाद देखेंगे बाकी का मुंडा, कोरा और असुर, ठीक है। मुंडा, असुर एवं गोंड जनजाति के युवागिरी को गीतियोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? गीतियोड़ा, गीतियोड़ा कहते हैं। मुंडा, कोरा और असुर जनजातियों के युवागिरी को क्या कहते हैं हम लोग? तो गीतियोड़ा कहते हैं। चलिए आप लोग के हम लोग यहाँ पे कुछ चर्चा करते हैं, है ना। एग्जाम व्यूअर्स चैनल
में अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले काम क्या कीजिए आप लोग कि एग्जाम व्यूवर्स चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, एक दूसरे के बीच में शेयर कर लीजिए। हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है, न्यू एप्लीकेशन एग्जाम व्यूवर, ठीक है। इस एग्जाम व्यूवर्स को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ये लगभग 49 MB का होगा। कितना? 49 MB का होगा। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे हम लोग सारे बैच को लॉन्च कर दिए हैं, जैसे कि SI बैच, ठीक है, SI बैच को भी हम लोग कर दिए हैं लॉन्च। उसके बाद इसमें देखेंगे कि इंटर लेवल का भी किए हुए हैं हम लोग। उसके बाद JPSC सचिवालय, ये सारे बैच हम लोग उसमें क्या किए हैं, लॉन्च कर दिए हैं। टेस्ट सीरीज भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, इसमें टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, सचिवालय का भी, SI का भी, और इंटर लेवल, उत्पाद सिपाही, सारा बैच हम लोग वहाँ पे लॉन्च कर दिए हैं। तो आप लोग फटाफट क्या कीजिए कि एप्लीकेशन है, अभी तुरंत मोबाइल में आप लोग एग्जाम व्यूवर्स चैनल को आप लोग डाउनलोड कर दीजिए। 49 MB का होगा, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, है ना। और टेस्ट सीरीज भी हम लोग रेगुलर करवाएंगे, सारा क्लासेस भी उसमें अपलोडेड होते जाएगा। और वहाँ पे देखिए आप लोग कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं और आप बेनिफिट उठा सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल में आपको मिलते रहेगा क्वेश्चन। अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।